नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पंडित और पंडितानी, जो कि गिरिजा दत्त वाजपेयी जी ने लिखी है। पंडित जी की अवस्था करीब 45 वर्ष की है और उनकी पत्नी की 20 वर्ष की। पंडित जी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में विद्वान हैं और कई पुस्तकें लिख चुके हैं। सप्ताह में 2-1 दिन उन्होंने समाचार पत्र और मासिक पुस्तकों के लिए लेख लिखने को नियत कर लिया है। विशेषकर इन्हीं दिनों में, अर्थात जब वे कुछ लिखते होते हैं, तब उनकी युवा पत्नी उनको बातचीत में लगाना चाहती है। पंडितानी स्वरूपवती है और कुछ पढ़ी लिखी भी हैं, उम्र में बहुत कम है ही। इन सब कारणों से वाद विवाद में पंडित जी उनसे हार मानना ही अक्सर उचित समझते हैं। एक दिन का हाल सुनिए। कमरे में एक कोने में, जहाँ मेज कुर्सी लगी हुई थी, पंडित जी बैठे हुए एक विश्वविख्यात कवि के कविता चातुर्य पर कुछ लिख रहे थे। थोड़ी ही दूर पर पंडितानी भी बैठी हुई एक समाचार पत्र पढ़ रही थी। कुछ देर सन्नाटे के बाद पंडितानी अपने पति का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जरा खांसी। पंडित जी ने इसकी कुछ परवाह न की और अपने काम में वे लगे रहे। सुना। पंडित जी ने पहले सुना को तो टाल दिया, परंतु बहरे तो थे नहीं। दूसरे पर उन्हें बोलना ही पड़ा। हाँ, आ गया। क्या कुछ बड़े ज़रूरी काम में हो? नहीं, कुछ नहीं, करते हुए पंडित जी ने कहा, हमको केवल 50 पन्ने का एक लेख लिखकर आज ही रात को भेजना है, लेकिन हम यह कुछ बहुत नहीं समझते। कहो, तुम्हें क्या कहना है? इस पत्र में एक बड़े अच्छे तोते का विज्ञापन है। यह तुम्हें मालूम ही है कि तोता पालने की बहुत दिनों से मेरी इच्छा है। अगर मैं यह विज्ञापन काटकर तुम्हें दे दूं, तो तुम कर्नेलगंज में बोस कंपनी की दुकान पर उसे देख आओगे। पंडित जी ने कलम तो रख दी और जरा जोर से सांस खींचकर बोले, प्रिय, क्या सचमुच ही तोता पालने का तुम्हारा इरादा है? क्यों नहीं, और लोगों के पास भी तो तोते हैं, और यह तोता जिसका मैं जिक्र करती हूँ बोल सकता है। जब तुम बाहर होगे तब वह मेरे लिए एक साथी होगा। हाँ, यह तो ठीक है। मुझे विश्वास है कि मेरे न होने पर तुम तोते के साथ जी बहला सकती हो, परंतु वह तोता मेरे लिए किस काम का होगा, यह भी तुमने सोचा? वह तुम्हें भी प्रसन्न करेगा। नए नए ख्याल तुम उससे सीख सकोगे। ज़रूर, मगर जब नए नए ख्याल मेरे ध्यान में न आवेंगे, तब मैं उनके लिए बोलते हुए तोते के पास नहीं जाने का। इतना कहकर पंडित जी फिर लिखने में लग गए। भौं चढ़ाकर उन्होंने अपने ध्यान को कालिदास की ओर खींचना चाहा। पंडित जी ने कालिदास को काव्यरस का मानो यह वाक्य लिखकर सन्नाटे में आगे लिखा, तोता समझना चाहिए। ध्यान तो प्रिया के तोते की ओर था, इस कारण पंडित जी सोता की जगह तोता लिख गए। दोबारा पढ़ने पर यह गलती मालूम हुई, तब उन्होंने झुंझला कर उसे काट दिया और पत्नी से आप बोले, जब मैं काम में हुआ करूं, तब तुम कृपा करके मुझसे मत बोला करो। तुमने मेरे विचारों का प्रवाह बंद कर दिया। हाँ, हम तुमसे कुछ भी बोली और तुम्हारे विचारों का प्रवाह बंद हुआ, मगर वह प्रवाह ही कैसा जिसे तोता बंद कर दे। मैं तो उसे टपकना भी नहीं कहने की, मगर अब मैं तुमसे कभी न बोलूँगी और अपनी शेष ज़िंदगी चुपचाप रहकर काटूँगी। अगर तुम ब्याह के समय यह मुझसे कह देते कि मैं तुमको केवल देख सकूँगी मगर तुमसे बोल न सकूँगी, तो मुझको यह तो मालूम रहता कि किस बात की तुमसे आशा रख सकती हूँ और किसकी नहीं। ओह, मैं मानो किसी काठ के पुतले को ब्याही गई। यह सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और बोले, यह जवाब तो कुछ बुरा नहीं, इसमें तो तुमने खूब कविता छांटी। यदि तुम इतने चिड़चिड़े ना होते तो मैं तुम्हें ऐसी ही बातें सुनाया करती। उन्हें तुम अपने लेखों में शामिल कर लिया करते और वे तुम्हारे लेखों की शोभा बढ़ाते।
परंतु मुझे तो घंटों चुपचाप बैठा रहना पड़ता है, जैसे मैं किसी काल कोठरी की कैदी हूँ जिसे अपनी परछाई से भी बातचीत करना मना है। प्राणाधिके, मैं तुम्हें बोलने से केवल उस समय रोकता हूँ जब मैं किसी काम में लगा होता हूँ। भला तुम ही सोचो कि काम और बातचीत दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। वाह, मैं तो उस समय भी काम कर सकती हूँ जब घर भर बातचीत करते हों, बीसियों आदमी बोलते हों। देखो ना, मेरे साथ की 7-8 सहेलियाँ बातचीत करती जाती थी जब मैंने तुम्हारे लिए वह मखमली जूती तैयार की। तुम ही कहो वह कैसी अच्छी हैं। पंडित जी ने हंसकर, हम तुम्हारे जैसे बुद्धिमान नहीं, इसीलिए तो मैं तोता पालना चाहती हूँ कि जब तुम मुझसे न बोल सको और मुझसे भी चुपचाप बैठे न रहा जाए, तब मैं तोते से बोल सकूं और तोता मुझसे बोल सके और मुझे यह शंका ना होने लगे कि मैं गूंगी या बहरी होती जा रही हूँ, जैसा कि अब कभी कभी होता है। मैं कह देता हूँ, पंडित जी ने कुछ क्रोधित होकर कहा, कि अब मैं कदापि और जीव घर में न लाने दूंगा। तुम्हारे पास एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, रंगीन मछलियाँ हैं और कितने ही लाल हैं। इतने जानवर किसी स्त्री के लिए जो नूह की नौका में न पली हो बस हैं। पंडितानी ने बड़े मधुर स्वर में कहा, देखो, इस मामले में बाइबिल को न घसीटो। पंडित जी ने अपने लेख को निराशा की निगाह से देखा और पंडितानी की ओर प्यार से देखकर वे बोले, प्रिय, तनिक तो बुद्धि से काम लो। यह कमबख्त तोता तुम्हारे सिर में कैसे घुसा? मेरे घर में भी एक तोता था। फिर जब मैं ऐसे घर से आई जहाँ सदा तोता रहा, तो बिना उसके मुझसे कैसे रहा जाए। जिसका ब्याह हो गया हो उसके लिए तोता अच्छा साथी नहीं। क्या खूब! बापू तोते को बहुत प्यार करते थे। तुम्हारे बापू को शाम को अखबारों के लिए लेख न लिखने पड़ते होंगे। नहीं, वे अपना काम दिन ही को ख़त्म कर डालते थे और सायंकाल भले आदमियों की तरह अपने बाल बच्चों के साथ बिताते थे। मुझे इस प्रकार कुल रात बापू की ओर घूरते हुए न बैठे रहना पड़ता था। एक शब्द तक मुंह से निकलने का मुझे कष्ट न था। हम लोग बहुत मज़े में मिलजुल कर रहते थे, हम, बापू और तोता। इतना कहकर पंडितानी ने अपनी सूरत तोती सी बनाई, जिससे पंडित जी आतुर होकर बोले, देखो, आंसू न निकालो, तुम अच्छी तरह रहो कि जो तुम इस मकान के नींव की ईंटें तक मांगो तो वे भी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैं ईंटें नहीं मांगती, तोता मांगती हूँ। पंडित जी को रोककर फिर वह बोली, तुम मेरे लिए तोता ज़रूर ला दो। मैं देखती रहूँगी कि वह तुम्हें दिक ना करे, परंतु वह दिक करेगा ही। देखो, तुमने लाल पाले हैं, वे मुझे कितना दिक करते हैं। वे बेचारे प्यारे प्यारे लाल कैसी मधुर वाणी बोलते हैं। क्या उनके गाने से तुम दिक होते हो? प्रिय, उनके गाने से मेरा हर्ज नहीं, परंतु जब कभी पिंजड़े के किवाड़ खुले रह जाते हैं तब मुझे रखवाली करनी पड़ती है कि कहीं तुम्हारी बिल्ली उनका नाश्ता न कर डाले। कल 2 बार मैंने उधर देखा तो मालूम हुआ कि पूसी पिंजड़े के पास अपने होठ फड़का रही है। भला तुम ही कहो, कोई मनुष्य अपना ध्यान किसी बात में कैसे लगा सकता है यदि उसे एक बिल्ली की रखवाली करना पड़े जो उसकी पत्नी के लालों की ताक में हो। परंतु तुम्हें तो तोते को न ताकना पड़ेगा। तुम जानते हो कि बिल्लियाँ तोते को नहीं खाती, और जब तुम काम में न होगे तब उसकी बोली सुनकर प्रसन्न होगे। मैं उसको बड़ी अच्छी अच्छी बोलियाँ सिखाऊंगी। जो कुछ तुम उसे सिखाओगी वह नहीं बोलेगा, बल्कि वह वही बोलेगा जो वह पहले से ही जानता है। नहीं नहीं, मुझे विश्वास है कि इस तोते की शिक्षा बुरी नहीं हुई है। विज्ञापन में लिखा है कि वह बच्चों से मिल गया है। इसके यह मानी है कि वह गाली गुफ्ता नहीं बकता। मेरे घर का तोता पूरा भला मानस था। उससे मेरे घर के आदमियों पर बड़ा अच्छा असर पड़ा। मेरा भाई तोते के आने से पहले तो कभी गाली वगैरह तक भी देता था, परंतु जब से तोता आया तब से उसने वैसा भी नहीं किया। उसको भय था कि कहीं तोता भी वह ना बोलने लगे। मुझे बहुधा ख्याल हुआ है कि बोलने वाले तोते के होने से शायद तुम्हारी भी कुछ आदतें सुधर जाएं। अपना यह ख्याल तो तुम एकदम दूर कर दो। घर में तोते की मौजूदगी
मुझे आपे से बाहर कर देगी। जब वह चीखने लगेगा तब ना जाने मैं क्या क्या बक जाऊंगा। इसके सिवा मेरे इज्जतदार भले मानस और सीधे साधे पड़ोसियों को एक चीखते हुए तोते से बड़ी परेशानी होगी। हाँ, तुम पड़ोसियों का ख्याल कर रहे हो, तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि मुझे कितना दुख है। तुम्हारा सब ध्यान गैरों की तरफ है। अच्छा, कल मैं अपने मकान के सामने वाले हवेली में कहला भेजूंगी कि कुत्ता ना पालें, क्योंकि वह घंटों दरवाज़ों पर भूखता है। अगर मैं तोता ना पाल सकूंगी तो वे कुत्ता भी ना पाल सकेंगे। और हाँ, पड़ोस में भी बच्चा हुआ है, वह करीब करीब रात भर चिल्लाता रहता है। मैं उसके लिए भी वैसा ही कहला भेजूंगी। अगर मैं उनके कारण तोता न रख सकूंगी तो वे मेरे कारण बच्चा भी न रख पावेंगे। इतने पर पंडित जी ने कालिदास और उनके काव्य को हटाया और कुर्सी फेर कर वे अपनी अर्धांगिनी के सम्मुख हुए। प्रियतमे, यदि तुम बुद्धिमानी से बात करो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, वरना नहीं। भला पड़ोसी के बच्चे और तुम्हारे तोते से क्या संबंध? संबंध क्यों नहीं, खूब संबंध है। अगर मेरे कोई बच्चा हो और वह रोए तो तुम कहोगे कि तुम्हारा ध्यान बंटता है, इसलिए दाई को उसे लेकर छत या बाहर बाजार में बैठना पड़ेगा, जिसमें उसका रोना तुम्हें सुनाई न दे। तुम्हारे लिए तो केवल एक स्थान अच्छा होगा। तुम एक कमरा किसी गूंगे बहरों के अस्पताल में ले लो तो तुम बिना किसी विघ्न के लिख पढ़ सकोगे। मैं कहती हूँ कि आखिर और लोग कैसे किताबें लिखते हैं। तुम्हें कालिदास के बारे में 2 सत्रें लिखना है और उतने के लिए अपनी पत्नी को सभ्यतापूर्वक जवाब देना तुम्हें कठिन हो गया है। प्रिय, जवाब तो मैं दे चुका। क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैं तोता रखने के विरुद्ध हूँ? हाँ, परंतु तुमने मुझे समझाने तो नहीं दिया। तुम्हारा जो ख्याल तोतों के विषय में है वह सर्वथा गलत है। तुमने जानवरों के अजायब घर के चीखते हुए तोते देखे हैं जो एक शब्द भी नहीं उच्चारण करते, परंतु एक शिक्षित तोता, एक पालतू तोता जैसा विज्ञापन में लिखा है, कुछ और ही चीज़ है। मेरे घर में जो तोता है वह गा सकता है। लोग कोसों से उसके गीत सुनने आते हैं। उसके पिंजड़े के पास भीड़ लग जाती है। अच्छा, वह क्या गाता है? ऋतु संहार के श्लोक। देखो, ऐसी बेलगाव बातें मत करो। ऋतु संहार के श्लोक पढ़ेगा, वह काशी का कोई शास्त्री है ना। अच्छा, फिर बताओ वह गाता क्या है? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि तुम तोता जरूर पालोगी, चाहे हम माने या ना माने। अब हमें इतना तो मालूम हो जाए कि क्या बक बक कर सुबह, दोपहर और शाम हर समय वह हमारे कान फोड़ेगा? उसमें कान फोड़ने की कोई बात नहीं। तुम तो ऐसा कहते हो गोया मेरे घर के आदमी सब जंगली हैं, गान विद्या जानते ही नहीं। याद रखिए, उनमें बुद्धि और सभ्यता तुमसे कुछ कम नहीं। अच्छा, यह सब हमने माना। ज़रा बताइए तो सही, आपका वह सभ्य तोता कहता क्या है? वह कई बड़े ही मनोहर पद कहता है। नीचे का पद तो वह बड़ी ही सफाई से गाता है। वह कहता है, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। आहा, क्या कहना है। पंडित जी ने कुछ क्रोध और कुछ कटाक्ष से कहा, मैंने अपने जीवन में इससे अधिक अच्छा गाना कभी नहीं सुना। अगर यही गाना है तो मैं इस दत्त दत्त पर धत्त कहता हूँ। देखो, मुझसे धत्त ना कहना। मैं कुंजड़िन कबड़िन नहीं। खफा मत हो, मैं तुम्हें धत्त नहीं कहता, तुम्हारे सभ्य तोते को धत्त कहता हूँ। तुमने पूरा 1 घंटा समय मेरा नष्ट किया, अब कृपा करके लिखने दो। किसी प्रकार पंडित जी ने अपना चित्त खींचकर फिर कालिदास पर उसे जमाया, लेकिन पंडितानी जी से चुपचाप कब रहा जाता है। थोड़ी ही देर में उस सन्नाटे ने उन्हें व्याकुल कर दिया। अपनी जगह से उठकर वे पंडित जी के पास आईं और अपना हाथ मेज पर कई बार मारकर उन्होंने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वे बोली, अच्छा, तो पूछती हूँ कि अगर मैं एक तोता ना पालूँ तो तुम 6 कुत्ते कैसे पालोगे? 6 कुत्ते, और उसमें से ऐसा काटने वाला
कि जिसके मारे धोबिन, नाइन, तेलिन, तमोलिन तक का आना मुश्किल। हीर जब दूध दोहने आता है तब 2 नौकर उस कुत्ते को पकड़ने को चाहिए। यह सब तुम जानते हो, तब भी उसे नहीं निकालते। अभी उस दिन तुम्हें मेहतर को 2 रुपये देने पड़े, जिसमें वह उसके काटने की खबर पुलिस को ना करे। जनकिया मेहरी को देखकर उस दिन ऐसा गुर्राया कि वह गिर ही पड़ी। तुम तो ऐसा कुत्ता रखो, और यदि मैं एक छोटा सा मिष्टभाषी, खूबसूरत, निरुपम तोता पिंजड़े में पालना चाहूँ तो तुम मुझसे ऐसे लड़ो जैसे मैं कोई बाघ घर में लाना चाहती हूँ। पंडित जी से अब आगे कुछ न बन पड़ी। उन्होंने पंडितानी के दोनों हाथ अपने हाथों में प्यार से लेकर दबाया और उनका मुख एक बार चुंबन करके कहा, अच्छा तो हम तुम्हारे लिए 1 नहीं 6 तोते ला देंगे, अब तो प्रसन्न हो। इस पर पंडितानी जी प्रसन्नता से फूलकर चुपचाप बैठ गईं और पंडित जी ने जल्दी जल्दी अपना लेख समाप्त कर डाला। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।